नमस्कार दोस्तों, 24 फरवरी 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज 5 एडिटोरियल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला एडिटोरियल जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है तिब्बतोलॉजी के ऊपर। ठीक है भाई, इस आर्टिकल में जो ऑथर है, और मैं आपको पहले बता देता हूं ऑथर कौन है। ऑथर है स्वाति चावला जी। ये हिस्टोरियन है हिमालय के रिस्पेक्ट में और एक असिस्टेंट प्रोफेसर है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। साथ साथ इनपुट्स दिए हैं मधुरा बालासुब्रमण्यम जी ने। ये इंडिपेंडेंट रिसर्चर है, तिब्बतन रिहैबिलिटेशन को पढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर। बेसिकली अगर आप तिब्बत की बात करो तो तिब्बत को केवल इंडिया और चाइना के रिलेशन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, जबकि तिब्बत एक ऐसी अवधारणा है जिसके बारे में इंडिया को पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि तिब्बतन एलिमेंट केवल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस तरफ नहीं है, मतलब केवल चाइना के साइड नहीं है। इंडिया में भी अगर आप आ जाओ तो अभी नेपाल के साथ हमारे कल्चरल रिलेशन है, तो नेपाल में भी तिब्बत का कुछ एसेंस है, उत्तराखंड में भी है। फिर अगर आप सिक्किम और गैंगटोक साइड चले जाओ उधर भी है, लद्दाख में भी है। तो हमारा साइड जो है, मतलब इंडिया की साइड का जो एलएसी है, इंडिया की तरफ, इंडिया की बाउंड्री के अंदर भी बहुत सारे तिब्बतन लोग हैं और तिब्बतन कल्चर एग्जिस्ट करता है। तो तिब्बतोलॉजी को पढ़ने के लिए केवल आप इंडिया और चाइना के रिस्पेक्ट में बात करो वो गलत है। तिब्बतोलॉजी को एक अवधारणा की तरह आपको पढ़ना पड़ेगा। और रिसेंटली इंडियन आर्मी ने प्रपोजल दिया है कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को तिब्बतोलॉजी पढ़ाया जाएगा। बेसिकली तिब्बतोलॉजी इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि जो तिब्बत का इलाका है इसके ऊपर चाइना कब्जा करके बैठा है और कहीं ना कहीं और इंडिया के अंदर इनकर्जन करने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमारे ऑफिसर्स पोस्टेड हैं वो लोकल कल्चर को समझ पाए, वहां के लोगों के रहने को समझ पाए। इसलिए तिब्बतोलॉजी इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को पढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं चाइना की तरफ ये काउंटर भी, क्योंकि तिब्बतोलॉजी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो चाइना को लगेगा कि भाई हम उनको ओपनली चैलेंज दे रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फैसेट्स हैं, इन फैसेट्स को इस आर्टिकल में डिस्कस किया है, इसको देखेंगे। लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर कूप की बात करें तो म्यांमार कूप के रिस्पेक्ट में बात की गई है, यहाँ पे थोड़ी बात करेंगे। कोरोना के रिसेंटली जो केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। फिर नेक्स्ट ये एक्साइज ड्यूटी फिजिकल पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन, ये मैं अलग से समझाऊंगा, एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल आर्टिकल है। पेट्रोलियम इंडिपेंडेंट, रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि ये जो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम है इसके लिए प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए पुरानी कांग्रेस की सरकार रिस्पॉन्सिबल है। इसका लॉजिक क्या दिया मोदी जी ने? लॉजिक ये दिया मोदी जी ने कि पुरानी कांग्रेस की सरकार ने इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंस को बढ़ा दिया, उसको कम करने की बजाय। इंपोर्ट डिपेंडेंस को कैसे बढ़ा दिया? तो भैया अगर हमें अपने गाड़ियों को चलाना है तो हमको क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। इस इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करने की कोशिश है। तो कांग्रेस के समय पे ऐसा बोला जा रहा है कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि ये मोदी जी के राज में और प्रेजेंट बीजेपी की समय पे कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज आई हैं जो कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में प्रमोट करती हैं, वो किस हद तक इफेक्टिव है और उनको और किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। ये आर्टिकल लिखा है अनूप बांदीवादेकर जी ने। इस आर्टिकल की अगर मैं बात करूं जो अनूप साहब ने लिखा है, यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक लिमिट से ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया गया, एक्चुअली क्रिटिसाइज नहीं किया गया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि कांग्रेस के समय पे जो पॉलिसीज बनाई गई कहीं ना कहीं वो अच्छी थी पर उनका इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हुआ। और इस समय पे भी बीजेपी के समय पे भी कुछ पॉलिसीज बनाई गई हैं, अच्छी तो वो हैं बट कहीं ना कहीं उनमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है। वो इंप्रूवमेंट यहाँ बताए हैं, इन इंप्रूवमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो आखिरी आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी। सिविल सर्वेंट्स की बात करो, आईएएस आईपीएस, तो इस प्रकार के जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर किया जाता है उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे। ट्रांसफर करने की ताकत उस स्टेट की सरकार की होती है जहां पे वो पोस्टेड होते हैं। तो यूनियन टेरिटरी में पोस्टेड है तो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, अभी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही काम करती है। किसी स्टेट में पोस्टेड है तो स्टेट की सरकार उनका ट्रांसफर करती है। ये ट्रांसफर पॉलिसी प्रॉपर नहीं है और इस ट्रांसफर पॉलिसी की प्रॉपर ना होने की वजह से सिविल सर्वेंट का तो ट्रांसफर होता है तो उनका तो मोरल गिरता ही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और वीक हो जाता है। बेसिकली इन ट्रांसफर्स को इसलिए एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन लाया जा सके। और एक्चुअली में ये एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन लाने के बजाय ये ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेशन को वीक कर देते हैं। कैसे ये वीक कर देते हैं इसको हम लोग इस आर्टिकल में समझने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर ना किया हो, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। एनसीईआरटी 6 से 12th की इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री सारी मैंने आपके लिए मिला रखी है। लक्ष्मीकांत की किताब कंप्लीट कर रखी है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रखी है और आगे आने वाले समय में सतीश चंद्रा मीडियल हिस्ट्री, रमेश सिंह भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो।
इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब बात की जा रही है यहाँ पे अ न्यू पीक। छोटे से डाटाज हैं बेसिकली कोरोना वायरस के रिस्पेक्ट में कितने केसेस बढ़ रहे हैं उसका एक हल्का फुल्का आइडिया यहाँ पे दिया गया है। विद द स्पाइक इन केसेस आफ्टर मंथ्स ऑफ डिक्लाइन, इंडिया मस्ट स्पीड अप वैक्सीन कवरेज। देखिए, लास्ट टाइम पीक कब हुआ था? 16 सितंबर 2020 को 98,000 केसेस कोविड के दिन में आए थे। उसके बाद से अगर आप देखो तो इंडिया में कोविड का एक स्टडी डिक्लाइन आ रहा है। मिड फरवरी आते आते डेली केसेस पहुंच गए हैं 12,000 पे। लेकिन ये जो केसेस कम होने की ट्रेजेक्ट्री है कहीं ना कहीं रिवर्स हो रही है, और कहीं ना कहीं केसेस में स्पाइक देखने को मिला है कुछ स्टेट्स में। जैसे महाराष्ट्र में केस बढ़े हैं, पंजाब में बढ़े हैं, छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं और मध्य प्रदेश में बढ़े हैं। अगर आप बात करो तो केरला में केसेस थोड़े कम हो रहे हैं। बेसिकली केरला जनवरी तक और इनफैक्ट कर ही लीजिए नवंबर दिसंबर में भी देश में जो भी कोविड-19 के केसेस आ रहे थे उसमें मैक्सिमम कौन कंट्रीब्यूट कर रहा था? केरला कंट्रीब्यूट कर रहा था। एक समय तो ऐसा था कि कई हफ्तों तक जो ओवरऑल देश में केसेस आ रहे थे उनके 45% से 50% को कंट्रीब्यूट तो केरला ही कर रहा था। जनवरी 2021 तक केरला में केसेस बहुत तेजी से आ रहे थे। उसके बाद अब ये देखा गया है कि केरला में केसेस थोड़ा सा कम होने लगे हैं। अब जो ओवरऑल देश में केसेस आ रहे हैं उसके 33% केसेस केरला से आ रहे थे। ओके, अब यहां पे कुछ चीजें देखनी है। There has been an increase in daily fresh cases nationally from a 7-day average of 11,100 in the second week of February to 12,900 cases in the last week. सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में पर डे जो कोरोना के केसेस आ रहे थे वो थे 11,100, और लास्ट वीक ऑफ फरवरी की अगर बात की जाए, अब वैसे बात करो अभी के लिए लास्ट वीक चल रहा है, लेकिन सेकेंड वीक में 7 दिन का एवरेज था कोरोना का 11,100 केसेस पर डे। थर्ड वीक में जो केसेस आ गए फरवरी के वो आ गए 12,900 केसेस पर डे इन द थर्ड वीक ऑफ फरवरी। कहने को ये देखने को मिला है कि भाई ओवरऑल जो केसेस हैं वो थोड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनको अगर आप 98,000 वो जो लाइव केसेस आ रहे थे सितंबर के समय पे उससे मत कंपेयर करो, लेकिन वैसे देखो तो भाई 11,000 केसेस पर डे से एकदम से ऑलमोस्ट 13,000 केसेस पर डे पे पहुंच जाना ये एक बड़ा इंक्रीज है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करो तो महाराष्ट्र अभी पिछले 3 हफ्तों में ऑलमोस्ट दिन के बेसिस पे 3,000 केसेस दे रहा है, लेकिन अब 21 फरवरी को यह देखने को मिला कि महाराष्ट्र से एक दिन में कोविड के 7,000 केसेस निकल के आए हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पे कोविड शुरुआत में सबसे ज्यादा फैला, और महाराष्ट्र में अगर कोविड कंट्रोल हुआ तो पूरे देश में बहुत हद तक कोविड कंट्रोल किया जा सकता है, और महाराष्ट्र ने कोविड कंट्रोल किया भी। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखो तो 3,000 डेली केसेस इन द लास्ट 3 वीक्स और एकदम से 21 फरवरी को 7,000 केसेस पहुंचना ये थोड़ा डिस्टर्बिंग और प्रॉब्लमेटिक आप कह सकते हो इंडिकेशन है। मिड फरवरी से आप ये ट्रेंड देख सकते हो 15-16 फरवरी से कि अब महाराष्ट्र पूरे देश में सबसे ज्यादा केसेस कंट्रीब्यूट कर रहा है। जब पैंडेमिक शुरू हुआ था तब ये महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था। रीजन बीइंग मुंबई बहुत ही ज्यादा मोबाइल एयरपोर्ट, भाई काफी फ्लाइट्स आती हैं बाहर से जाती हैं और ये जो वायरस है वो बाहर से ही आया है। रिसेंटली अगर आप देखो तो पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी केसेस देखने को मिले हैं। अब वो महाराष्ट्र जितने ज्यादा नहीं है, बट अगर आप उनके परसेंटेज टर्म से कंपेयर करोगे पुराने केसेस के तो वहां पे भी जो इंक्रीज हुआ है वो सिग्निफिकेंट है, और इस इंक्रीज को आप एक स्पाइक बोल सकते हो। ठीक है भाई, अब यहां पे एक बहुत मिस्टिफाइंग फिनोमिना की बात हो रही है। मिड सितंबर के बाद से केसेस इंडिया में गिरने शुरू हो गए, जबकि उस समय पे सबसे ज्यादा डर था केसेस फैलने का, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा था, दशहरा आया, फिर दिवाली आया, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, गैदरिंग्स हुई भी, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई थी मूवमेंट पे, लोग आराम से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे थे। ठीक है, नेशनल बॉर्डर्स खुले हुए थे। ठीक है, आपका टूरिज्म भी इंटरनेशनल कुछ हद तक शुरू हो ही गया था। तो उस समय पे अगर आप बात करो, जब लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया तो डर था लोगों के अंदर कि केसेस बहुत तेजी से फैलेंगे, बट केसेस उतनी तेजी से नहीं फैले। इसको एक मिस्टिफाइंग फिनोमिना बोला जा रहा है। आगे भी कुछ बात बताता हूं आपको। थर्ड कंट्री वाइड सेरो सर्वे कराया गया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा 17 दिसंबर 2020 से 8 जनवरी 2021। इसने पाया कि इंडिया में 21% 5% लोग कोरोना से एक्सपोज हो चुके हैं, लगभग 22.5 करोड़ लोग। ठीक है भाई, तो 22.5 करोड़ लोग और देश की आबादी 130-140 करोड़ है, मतलब अभी भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसको ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये समझ में नहीं आया कि सितंबर में पूरा का पूरा लॉकडाउन हट गया, फेस्टिवल सीजन आया, इतनी गैदरिंग हुई, इंटरनेशनल टूरिज्म शुरू हो गया, और उसके बाद भी
कोरोना नहीं फैल रहा था, कोरोना बहुत दिन तक कम रहा। इस फिनोमिना को डीमिस्टिफाई करना काफी मुश्किल हो गया। हो सकता है कि भाई टारगेटेड टेस्टिंग कम हो रही हो सकता है कि रिपोर्टिंग में इंटीग्रिटी ना हो, ये कुछ वजहें हो सकती हैं जो इस बात को एक्सप्लेन कर रही हो कि सितंबर के बाद से केसेस क्यों कम हुए हैं। हो सकता है केसेस ज्यादा हुए हो बट पकड़ में ना आए हो। लेकिन अभी जो रीसेंट स्पाइक देखने को मिला है कोरोना के केसेस का, उसकी एक और वजह हो सकती है। आपने कुछ स्ट्रेन्स के बारे में सुना होगा। एक तो यूके का स्ट्रेन है, यूनाइटेड किंगडम का, एक ब्राजील का स्ट्रेन है, एक साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन है। इन स्ट्रेन्स की इन्फेक्टिविटी ज्यादा है और अभी इस बात पर क्लैरिटी नहीं आ पाई है कि जो करंट वैक्सीन बनाई गई हैं वो इन स्ट्रेन्स पे इफेक्टिव होंगी कि नहीं होंगी। इंडिया में ये जो री इन्फेक्शन हुआ है या फिर से वायरस फैलना शुरू हुआ है, ये किस हद तक इन 3 वेरिएंट्स की वजह से फैलना शुरू हुआ है, इस बात को इंडिया में एसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सार्स CoV-2 की जेन्युइन सीक्वेंसी इंडिया में लार्ज स्केल पे ली जानी चाहिए। इंडिया में टेस्टिंग तो लार्ज स्केल पे ली गई है बट जेनोम सीक्वेंसिंग लार्ज स्केल पे नहीं ली गई है। मतलब एक पर्सन को कोविड हुआ ठीक है, बट कौन से जेनोम का कोविड हुआ, कौन से वेरिएंट ने उसको इन्फेक्ट किया, इस बात पे उतनी क्लैरिटी अभी भी नहीं आ पाई है। इंडिया में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो जेनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं बट जिस लेवल की जेनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत है उस लेवल की जेनोम सीक्वेंसिंग अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए नहीं हो पा रही है। ठीक है ना भाई। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन कवरेज को तेजी से बढ़ाना जरूरी है। लोगों को यह बताना जरूरी है कि आप मास्क पहनो, वल्नरेबल पीपल बहुत ज्यादा है तो भाई उनका टारगेटेड बेसिस पे आप पहले वैक्सीनेशन करो। तो ये सब चीजें जरूरी हैं और अगर वैक्सीन की एफिशिएंसी निकल के आती है तो पूरे देश को जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन दिया जाए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। आफ्टर द कूप द म्यांमार मिलिट्री मस्ट मूव फास्ट टू एंड द पॉलिटिकल क्राइसिस दैट इज ऑफ इट्स ओन मेकिंग। अब म्यांमार में भाई कूप हो गया है, आपको पता ही है। अगर इस म्यांमार के कूप के बारे में जानना चाहते हैं और म्यांमार की डेमोक्रेसी की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, एक वीडियो मैं ऑलरेडी आपके लिए बना चुका हूं। क्योंकि डेली बेसिस पे एडिटोरियल्स जो आते हैं मैं उनको डिस्कस करता हूं। इस वीडियो में मैं सारी बातें कर चुका हूं। आप चाहो तो इस वीडियो को देख लो एक बार जाके, मैं इसलिए आपको रेफरेंस दे रहा हूं। यहाँ पे तो मैं आपको हल्का फुल्का ये जो आर्टिकल में डिस्कस किया है वो तो बताऊंगा ही, ये वीडियो का रेफरेंस भी मैंने आपको दे दिया। 3 हफ्ते हो चुके हैं म्यांमार में कूप हुए, ठीक है भाई। जो मिलिट्री जनरल है म्यांमार के, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यूएस ने सैंक्शंस लगाई दिए हैं, बाइडेन ने सैंक्शंस लगाई दिए हैं। मिलिट्री को पावर शेयर करनी थी ऑंग सैंग सी कुई के साथ, 5 साल तक उन्होंने करी भी। लेकिन 1 फरवरी को फिर से म्यांमार की मिलिट्री ने कूप कर दिया। 1 फरवरी को आप समझ लीजिए कि कुछ घंटों बाद ही जो न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, जिसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी नाम की पॉलिटिकल पार्टी जीत के आई थी, ये इसके हाथ में पावर आने वाली थी। अगर आप म्यांमार की मिलिट्री की बात करो तो 1948 में जब म्यांमार आजाद हुआ ब्रिटेन से, उसके बाद बहुत लंबे समय तक वहां पे मिलिट्री का ही राज चला है। ऑलमोस्ट 50 साल तक मिलिट्री डिक्टेटरशिप चली है म्यांमार में 1948 के बाद। अलग अलग टाइम फ्रेम्स में चली है। खासकर अगर आप बात करो तो 1962 के बाद तो लगातार आपकी मिलिट्री डिक्टेटरशिप ही चल रही थी, जो जाके खत्म हो गई कहीं 2008 या 2007 के लगभग। ठीक है। अब अगर आप बात करो तो यहां पे ये जो लेटेस्ट कूप है, इस लेटेस्ट कूप के अगेंस्ट बहुत तगड़े प्रो डेमोक्रेसी मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं म्यांमार के अंदर। म्यांमार के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वो कहीं ना कहीं म्यांमार की मिलिट्री से कह रहे हैं कि भैया डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स को छोड़ो और उनको पावर दो। यहां पे बात की जाए तो मिस ऑंग सैंग सी की, प्रेसिडेंट विन मिंट और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की जो दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, सबको पकड़ के उठा के म्यांमार की मिलिट्री ने जेल में बंद कर दिया। इंटरनेट सस्पेंडेड है, सोशल नेटवर्क्स को ब्लॉक करके रखा गया है और म्यांमार की मिलिट्री ने सीधे सीधे यहाँ पे अल्टीमेटम इशू किया है कि अगर आप प्रोटेस्ट ज्वाइन करोगे तो इसके रेपरकुशंस होंगे। रेपरकुशंस ये है कि म्यांमार की मिलिट्री मैन हैंडलिंग कर रही है प्रोटेस्टर्स की, जिसके चलते कुछ लोगों की जानें भी जा रही हैं। 2 अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया मैंडले में सैटरडे पे। ठीक है। पुलिस वायलेंस हो रहा है, सिक्योरिटी पर्सन्स ऑन ग्राउंड डिप्लॉयड हैं, स्नाइपर्स का यूज हो रहा है। उसके बाद भी मिलियंस जनरल स्ट्राइक में इन्वॉल्व हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो मिलिट्री जनरल्स को बोल रहे हैं कि इलेक्टेड लीडर्स को छोड़ो और डेमोक्रेसी को रिस्टोर करो। और जब मैंने आपके सामने ये वीडियो बनाई थी, उसी समय पे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे अगर म्यांमार के मिलिट्री जनरल्स को कोई हरा सकता है तो वो ना यूएस है, ना चाइना है, ना देश का कोई और देश है, ना दुनिया का कोई और देश है, केवल म्यांमार के लोग हैं। अगर इन मिलिट्री जनरल्स को हटाना है तो इसकी ताकत केवल म्यांमार के लोगों के पास है। सीधी सीधी बात है। चाइना में भी अगर डिक्टेटरशिप हटानी है तो कौन हटा सकता है? लोग हटा सकते हैं वहां के। क्योंकि लोग ही डिसाइड करेंगे
कि भाई उन्हें कौन लीड करेगा। अगर लोग झुकने को तैयार हैं, लोग सबमिसिव हैं, तो भाई लोग गुलाम बने रहेंगे। अगर लोग आवाज उठाएंगे तो उनकी आवाज को एक लिमिट से ज्यादा दबाया नहीं जा सकता। हाँ, कुछ लोग मरेंगे जरूर, बट एंड में आजादी मिलेगी जरूर। अगर आप बात करो म्यांमार की मिलिट्री की, इसको तत्मादो भी बोलते हैं, तो ये वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट एनिमीज है डेमोक्रेसी के। बहुत लंबे समय से म्यांमार ने डेमोक्रेसी का चेहरा नहीं देखा है। अगर आप देखो, जब भी पास्ट में म्यांमार की मिलिट्री के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए तो तगड़ा क्रैकडाउन किया है म्यांमार की मिलिट्री ने, ठीक है। हालांकि म्यांमार की मिलिट्री के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी हुआ है, जैसे कि 8 अगस्त 1988 को जब प्रोटेस्ट हुए तब म्यांमार की मिलिट्री ने क्रैकडाउन किया। सैफरॉन रेवोल्यूशन हुआ 2007 का, जिसको बुद्धिस्ट मॉन्क्स लीड कर रहे थे। ये सैफरॉन रेवोल्यूशन इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि उस समय के जो लीडर थे थैन शॉ, उन्होंने पहले तो इसको सप्रेस किया। जब थॉन शॉ को समझ में आया कि एक लिमिट से ज्यादा सप्रेशन नहीं हो पाएगा, तब नया कॉन्स्टिट्यूशन आया 2008 में। और इस 2008 के कॉन्स्टिट्यूशन के चलते ही पहली बार 2015 में डेमोक्रेसी आई और सिविलियन इलेक्टेड लीडरशिप पावर में आई। लेकिन ये सिविलियन इलेक्टेड लीडरशिप भी 5 साल से थोड़ा कम ही पावर में रह पाई, क्योंकि तत्मादो, जो कि म्यांमार की मिलिट्री है, इसके जो पावर हंग्री जनरल्स हैं, वो चाहते नहीं कि किसी भी तरीके से सिविलियन लीडरशिप के हाथ में लीडरशिप आए। अब अगर आप यहाँ पे देखो, म्यांमारीज पीपल, यहाँ पे म्यांमार की मिलिट्री को एक बात समझनी पड़ेगी, डेमोक्रेसी और मिलिट्री लीडरशिप, इसमें फर्क होता है। अगर आप म्यांमारीज पीपल, मतलब म्यांमार की मिलिट्री को लगता है कि वो बहुत फेमस है और वो कम लिबर्टीज और जो कम डेमोक्रेसी दे रहे हैं म्यांमार के लोगों को, बस उतने से वो खुश हो जाएंगे, तो वो खुश होने वाले नहीं है। यहाँ म्यांमार के लोग अपने लिए डेमोक्रेसी मांग रहे हैं। किस हद तक डेमोक्रेसी मांग रहे हैं म्यांमार के लोग, आने वाले कुछ समय पता चलेगा। अभी के लिए सिविल डिसोबीडियंस, वर्क स्टॉपेज, सिटिंग्स और मास डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम पैरालाइज हो गया, इकोनॉमी तगड़ी हिट हुई है, कोविड-19 तो फैल ही रहा है। ओके, मिलिट्री के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस और कंडेमनेशन लगाया गया है। मिलिट्री जो लीडर्स है म्यांमार के ऊपर, उनके ऊपर लगाया गया है। किस हद तक चीजें यहाँ पे इफेक्टिव होंगी, समय बताएगा। जनरल मिंग ऑन्ग ह्लेंग, जो कि म्यांमार की मिलिट्री के जनरल है, उनके ऊपर इंटेंस और इमेंस प्रेशर है। ही इज द कमांडर एंड चीफ एंड कूप्स मेन आर्किटेक्ट। और एक बहुत बड़ी क्राइसिस है जिसपे मिस जनरल मिन ऑन्ग हेलेंग ने अपने आप को डाल लिया है। यहाँ पे मिलिट्री जनरल्स को ये समझना पड़ेगा कि म्यांमार के एस्पिरेशंस फॉर डेमोक्रेसी को एक लिमिट से ज्यादा नहीं दबा पाएंगे। इसलिए 1988 और 2007 में जो हुआ उसको रिपोर्ट करना सही नहीं है। तुरंत इलेक्शन रिजल्ट्स को मान के म्यांमार की मिलिट्री को पावर डेमोक्रेसी के हाथ में शिफ्ट करनी चाहिए। बट एक्चुअली में ये कहने की बात है, पावर मिलिट्री सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ में दे, इस चीज के चांसेस बहुत कम है, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ना हो म्यांमार में। वॉलंटरली म्यांमार की मिलिट्री पावर दे दे सिविलियन गवर्नमेंट को, ये तो देखिए ना के बराबर है, इम्पॉसिबल सा लगता है। फिर बात करते हैं राइटिंग मोर इनटू तिब्बतोलॉजी। यहाँ पे बात करेंगे तिब्बत के बारे में। तिब्बतोलॉजी मतलब कि तिब्बत में लोगों का कल्चर, किस प्रकार के लोग हैं, क्या हिस्ट्री रही है तिब्बत के इलाके की, इंडिया के साथ इसके क्या कनेक्शंस रहे, इन सब चीज़ों को इस आर्टिकल में खंगाला गया है। और इस आर्टिकल को आपको इस पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा कि जब भी तिब्बत की बात की जाती है तो तिब्बत को इंडिया चाइना साइनो इंडियन रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है बस, जबकि ये सही नहीं है। हमें तिब्बत क्या है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों साइड देखना पड़ेगा। तिब्बतन हिस्ट्री, तिब्बतन कल्चर, तिब्बतन लैंग्वेज, ये लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल के उस पार चाइना के साइड पे क्या है ये भी देखना पड़ेगा, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पार इंडिया के साइड पे क्या है ये भी देखना पड़ेगा। जो तिब्बतन कल्चर लद्दाख में भी है, सिक्किम में भी है और देश के और दूसरे भागों में भी है। ठीक है, आगे बात कीजिए, धर्मशाला चले जाइए तो धर्मशाला के आगे जाके तो पूरी की पूरी वहां पे तिब्बत कम्युनिटी बनी हुई है, नेहरू साहब ने स्टैब्लिश की है, जहाँ पे सब तिब्बतन्स ही रहते हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा प्रो इंडिया है। अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने प्रपोजल रखा है और इंडियन आर्मी ने बोला है कि इनके जो ऑफिसर्स हैं वो तिब्बतोलॉजी पढ़ेंगे, दोनों साइड्स ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तिब्बतोलॉजी पढ़ेंगे। इंडियन आर्मी के लिए समझना जरूरी है कि तिब्बत का कल्चरल कंटेक्स्ट क्या है, केवल इंडिया का चाइना के साथ क्या रिलेशन है, इस चीज के लिए भी समझना जरूरी है, और ओवरऑल तिब्बत में रहने का क्या तरीका है, इस चीज के लिए भी समझना जरूरी है। ठीक है भाई, अगर आप बात करो तो तिब्बतोलॉजी को समझने के लिए केवल नेशन के इंटरेस्ट को देखना, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट को देख लेना, ये सही नहीं है। तिब्बत को एज अ कल्चरल रीजन, हिमालय का एक पार्ट मान के चलना, दिस शुड बी द अप्रोच। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है एक प्रोसीडिंग्स हुई ऑफ द 10th सेमिनार ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर तिब्बतन स्टडीज 2003। अगर इसकी बात की जाए तो तिब्बत में कौन कौन सा इलाका आता है, व्हाट इज तिब्बतन एरिया, तो यूतुसंग जो कि प्रेजेंट डे तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है,
जिसको पूरा का पूरा चाइना कब्जा चुका है। आमडो खाम, ये हिमालय के बहुत बड़े हिस्से हैं जो कि चाइना की साइड पे हैं, तिब्बत का पार्ट है। इंडिया की साइड पे आ जाइए तो भाई सिक्किम, लद्दाख, तवांग, ये सब भाई तिब्बत के हिस्से आते हैं। नेपाल और भूटान का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा तिब्बतन कल्चर से प्रभावी है। तो भाई ट्रांस हिमालय कनेक्शन है जब आप तिब्बत की बात करते हो। केवल चाइना वाला तिब्बत ही तिब्बत नहीं है, तिब्बत का थोड़ा सा हिस्सा कल्चरली इंडिया में भी घुसता है। और तिब्बत को यहाँ पे कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से भी समझना जरूरी है। कॉलोनियल समय की अगर आप पे बात करो तो जब यूरोपियन हमारे देश में राज कर रहे थे, खासकर यहाँ पे ब्रिटिश की बात हो रही, तो उस समय पे जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे तो पास का जो तिब्बत का इलाका था उसके रिस्पेक्ट में ब्रिटिशर्स को पता होना जरूरी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को अपने फ्रंटियर को सेव करना था। तो आप समझोगे कि तिब्बत के बारे में नॉलेज को कोडिफाई किया इन ब्रिटिश रूलर्स ने। ब्रिटिशर्स ने सिक्किम और भूटान के प्रेजेंस को भी इंपॉर्टेंट समझा। सिक्किम और भूटान और तिब्बत के बारे में कहीं ना कहीं इन ब्रिटिशर्स ने नॉलेज इकट्ठी करनी शुरू की। अपना पॉलिटिकल ऑफिसर बैठाया ब्रिटिशर्स ने सिक्किम में। इस पॉलिटिकल ऑफिसर के थ्रू ब्रिटिश सरकार ने तिब्बत के जो भी एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज थी, राजा थे, प्रिंसेस थे, उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखे। अगर आप बात करो तो 1770s में जब वॉरेन हास्टिंग्स कमांड में थे इंडिया में, और अगर आप 1903-1904 की बात करो जब फ्रांसिस यंग्स हस्बैंड थे, तो एक कार्टोग्राफर, माउंटेनियर्स, मिशनर्स, लिंग्विस्ट, बोटेनिस्ट, बहुत सारे ऐसे लोगों को इंग्लैंड ने यानी ब्रिटेन ने डिप्लॉय किया कि आप तिब्बत के इलाके में जाओ और उसके ऊपर कुछ स्टडी करो। एक फिक्शन का भी वर्क है जेम्स हिल्टन का लॉस्ट हॉरिजन 1933, जिसने तिब्बत की एक मिथिकल इमेज से प्रोड्यूस की जिसको नाम दिया जाता है शांग्रीला। एक ऐसी सोसाइटी जहां पे किसी भी प्रकार की कोई मॉडर्निटी नहीं है, वहां पे बुद्धिज्म अपने कोर और बिल्कुल रॉ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये बताया गया जेम्स हिल्टन की पब्लिकेशन लॉस्ट होराइजन में। तो अब आप समझ सकते हो, तो अंग्रेजों ने भी अपने समय पे तिब्बत के कुछ डॉक्यूमेंट्स, तिब्बत के कुछ रिकॉर्ड्स बना के रखे। अगर आप बात करो फ्री इंडिया तिब्बतन स्टडीज की, इंडिपेंडेंट इंडिया ने भी तिब्बत के इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज को माना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बुद्धिज्म एक रोल प्ले करता है। ठीक है भाई। अगर आप बात करो तो इंडिया में तिब्बतन और बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए इंस्टीट्यूट्स भी खोले गए हैं, जैसे कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, ये खोले गए हैं लेह में। तो बेसिकली सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज खुला है लेह में, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज खुला है सारनाथ वाराणसी में। फिर अगर आप बात करो तो नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी खुला हुआ है आपका सिक्किम में। इसको किसने खोला था? जवाहरलाल नेहरू जी ने 1958 में खोला था। हालांकि इस नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी में आपको कुछ खास मिलेगा नहीं, एक म्यूजियम है यहाँ पे। कभी आप गैंगटॉक जाओगे तो आप नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी में जा सकते हो, म्यूजियम है तो हर कोई वहां पे जा सकता है। टूरिस्ट अक्सर कर यहाँ पे साइट सीइंग के लिए जाते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इंडिया में खोले गए हैं सारनाथ, गैंगटॉक जैसी जगहों पे, जहां पे तिब्बतोलॉजी को स्टडी किया जाता है, तिब्बत के कल्चर को स्टडी किया जाता है। और इंडियन आर्मी के ऑफिसर को जब तिब्बतोलॉजी पढ़ाई जाएगी तो इन इंस्टीट्यूट्स में उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है भाई। उसके बाद अगर आप बात करो तो एंड में यही बोला जा रहा है कि एक्चुअली में तिब्बत के कल्चर के साथ कनेक्ट करना जरूरी है। तिब्बत के रिस्पेक्ट में जब भी इंडिया में बात की जाती है तो उसको एक कंटेक्स्ट से जोड़ दिया जाता है, इंडिया चाइना रिलेशन से कंस्ट्रक्ट से। ये सही नहीं है। साइनो इंडिया जब वॉर हुआ था, इंडिया चाइना का जब वॉर हुआ था, उसके बाद से तो ये जो स्टेटस है, ये जो स्टैंड है, ये बहुत एक्यूट हो गया है। जितने भी इंडिया में स्कॉलर्स हैं, जितने भी इंडिया में जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो तिब्बत के साथ जो भी कल्चरल रिलेशन है, तिब्बत के साथ जो भी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, हिस्टोरिकल रिलेशन है, उनको बस इंडिया चाइना के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जबकि इंडिया चाइना के पर्सपेक्टिव में देखने की बजाय और भी बहुत से पर्सपेक्टिव में देखना जरूरी है, जिसमें कल्चरल एलिमेंट, रिलीजन का एलिमेंट, बुद्धिज्म पाया जाता है तिब्बत के इलाके में। और ये बुद्धिज्म कहां से ओरिजिनेट हुआ है? इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है। पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स में और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में इंडिया और तिब्बत को नेचुरल अलाइज की तरह दिखाया गया है। लेकिन अब ऑब्वियसली बात है, लहासा में जो सक्सेसिव लीडरशिप रही है, जो कि चाइना की रही है, वो इतनी ज्यादा प्रो इंडिया नहीं रही है। तो कुल मिला के अब सिर्फ इंडिया चाइना की नहीं, साथ साथ आप कल्चरल पर्सपेक्टिव में भी देखिए, तिब्बतन बुद्धिज्म को एक्सप्लोर करिए। तिब्बत के कल्चरल लैंडस्केप के साथ साथ उसके ज्योग्राफिकल लैंडस्केप को भी समझना जरूरी है। कैसे इन माउंटेन्स में तिब्बत के लोग और इंडिया के लोगों की इकोलॉजी, सोसाइटीज, पॉलिटीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इस चीज को भी समझिए। फिर कहीं ना कहीं इंडिया
14th दलाई लामा को भी होस्ट करता है, सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन को भी होस्ट करता है, तिब्बतन रिफ्यूजी सेटलमेंट्स को भी होस्ट करता है, बहुत सारे तिब्बतन इंस्टीट्यूट्स इंडिया में काम करते हैं, लिंग्विस्टिक और फील्ड एक्सपर्टाइज की स्टडी होती है इंडिया में तिब्बत के रिस्पेक्ट में। तो जब इतना कुछ इंडिया में हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम तिब्बत के साथ एनवायरमेंटली, सोशली, पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं। तो तिब्बतोलॉजी का मैंडेट कहीं ना कहीं इस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कि भाई इंडिया चाइना रिलेशंस कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी, और तिब्बतोलॉजी में स्टडी करके हम चाइना को एक मैसेज भी भेज सकते हैं कि भाई ये जो तिब्बत का जो कंसेप्ट है ये एक सेपरेट इंडिविजुअल कंसेप्ट है। कहीं ना कहीं इंडिया ने तिब्बत के रिस्पेक्ट में ज्यादा बातें इसलिए भी नहीं की क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाता है तिब्बत को लेके, पर जिस प्रकार के चाइना के एक्शंस चल रहे हैं, चाइना की सोच को छोड़ के इंडिया को एक इंडिपेंडेंट अप्रोच अपनानी चाहिए व्हेन इट कम्स टू तिब्बत, और वो अप्रोच बहुत ब्रॉड होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू इंडिया चाइना रिलेशंस। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी। देखिए, प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी की बात की जाए, हमारे देश में गुड गवर्नेंस और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, ये बात हम जानते हैं। अगर आप बात करो किसी भी जगह की गुड गवर्नेंस है, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा। और इसके लिए जरूरत होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स की, उन सिविल सर्वेंट्स की जो ऑन ग्राउंड रह के इनोवेटिव और एफिशिएंट तरीके से काम करें और डेवलपमेंट लेके आए। अब यहाँ पे अगर ये सिविल सर्वेंट समय समय पे ट्रांसफर किए जाएं तो एडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ जाता है और इन सिविल सर्वेंट्स का जो मोराल है वो भी बिगड़ जाता है। यहाँ पे देखिए सब हेडिंग क्या लिखी हुई है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स अफेक्ट देयर मोराल एंड वीकन एडमिनिस्ट्रेशन। जम्मू एंड कश्मीर का एग्जाम्पल लिया गया है। अगर आप बात करो किसी भी प्रॉपर रीजन की जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करना हो इंडिया के अंदर, तो भाई वहां पे अगर पीस को इंश्योर करना है, डेवलपमेंट को इंश्योर करना है, तो एक प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी ऑफिसर्स वहां पे पोस्टेड हैं उनका ट्रांसफर अपनी मर्जी के हिसाब से कभी भी किया जा रहा हो, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा होता है। इंडिया में जो भी गवर्नमेंट है वहां की, चाहे यूनियन टेरिटरी की सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो अपने न्यूएंसेस के हिसाब से, अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से कभी भी ऑफिसर्स का ट्रांसफर करते रहते हैं। कभी कभी तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लोकेशन ऐसी बन जाती है जहां पे ऑफिसर आता है, जाता है, आता है, जाता है। तो जब ऑफिसर आया और वो वहां पे काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि कब उसका ट्रांसफर ऑर्डर आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उस ऑफिसर के मोराल पे फर्क पड़ेगा, एफिशिएंसी कम होगी, इफेक्टिवनेस कम होगी। और उस ऑफिसर की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस कम नहीं होगी, जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, जो गवर्नेंस प्रोसेस है, उसकी भी एफिशिएंसी कम होगी। और कहीं ना कहीं इंपैक्ट किस पे आएगा, उस जगह पे रहने वाले लोगों के ऊपर। तो अगर आप बात करो, एक एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे शोपियान नाम के डिस्ट्रिक्ट का, ये आपकी कश्मीर में है। शोपियान डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया 2007 में। 2007 से लेकर 2021 का फरवरी चल रहा है, तो इफेक्टिवली आप कह सकते हो कि 14 साल। इन 14 साल के टाइम पीरियड में 13 अलग अलग डेप्यूटी कमिश्नर्स आ गए शोपियान डिस्ट्रिक्ट में। तो मतलब कि अगर आप देखो तो ऑन एन एवरेज एक आदमी लगभग एक साल ही रहा है। 13 डेप्यूटी कमिश्नर्स इन अ टाइम पीरियड ऑफ 14 ईयर्स इन शोपियान डिस्ट्रिक्ट। ठीक है भाई। अगर आप देखो तो जो पिछले 3 डेप्यूटी कमिश्नर्स पोस्टेड रहे हैं शोपियान में, उसमें एक का स्टे था 378 डेज का, दूसरा का 537 डेज। 537 डेज में फिर भी कहूंगा ठीक ठाक है। तीसरा डेप्यूटी कमिश्नर केवल 25 दिन टिका। तो एक डेप्यूटी कमिश्नर को पोस्ट किया गया 19 जनवरी 2021 को, और 19 जनवरी 2021 की पोस्टिंग के बाद 13 फरवरी 2021 को उसका ट्रांसफर भी हो गया। तो शोपियान डिस्ट्रिक्ट से लेह डिस्ट्रिक्ट को उसको ट्रांसफर कर दिया गया विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 25 दिन। अभी 25 दिन में अगर आपको ट्रांसफर करना था तो उसको वहां पे पोस्ट ही क्यों किया गया था? और ये स्टोरी जम्मू एंड कश्मीर में ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं इसकी जो वजह बताई जाती है, वो वजह बताई जाती है इंटरफेरेंस बाय लोकल पॉलिटिशियंस। तो जो लोकल पॉलिटिशियंस है, लोकल एमएलए है, हो सकता है कि उसकी उस ऑफिसर के साथ ना बन रही हो, तो लोकल एमएलए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर डाल रहा हो कि इसको यहाँ से ट्रांसफर कर दो। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ये भी नहीं बोला जा सकता। जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया है, यूनियन टेरिटरी की सरकार आ गई है, अभी नई एसएलए अभी बनी नहीं है, तो लोकल एमएलए का सवाल ही नहीं उठता। तो अभी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर में कौन चला रहा है? लोकल लेवल पे जो सिविल सर्वेंट्स है वो चला रहे हैं। और अब भी लोकल लेवल के सिविल सर्वेंट का ट्रांसफर धड़ल्ले से हो रहा है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है नहीं, लोगों को गवर्नेंस और डेवलपमेंट इस समय पे सिविल सर्वेंट ही दे सकते हैं। और उसके बाद भी जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर है सिविल सर्वेंट्स का वो चालू है। और अगर आप बात करो तो ये जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स की प्रॉब्लम है, ये केवल जेएंडके तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरे इंडिया में पाई जाती है। एक एनालिसिस है सुप्रीमो की
जिसको आप बोलते हो सिंगल यूज प्लेटफॉर्म रिलेटेड टू एम्प्लॉयज ऑनलाइन। सुप्रीमो का जो डाटाबेस है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी का, वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि एवरेज पोस्टिंग स्पेल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया इज ओनली अबाउट 15 मंथ्स। मतलब इंडिया में एक एवरेज पे जो सिविल सर्वेंट है वो एक जगह पे केवल 15 महीने की पोस्टिंग पाता है। और आपको ये बात बता दूं, ये नंबर इंक्रीज नंबर है। 2014 में अगर आप कंपेयर करो, 2014 से 2021 को अगर आप कंपेयर करो, तो कहीं ना कहीं एवरेज जो टेन्योर है, जो मीडियन टेन्योर है एक सिविल सर्वेंट की पोस्टिंग का, वो बढ़ गया है। बढ़ के भी वो केवल 15 महीने पे ही पहुंचा है। अगर आप अशोक खेमका और प्रदीप कास्तिंग जैसे ऑफिसर्स को देखो, ये हरियाणा बेस्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं, इनको अपने टेन्योर के दौरान कितना जबरदस्त तरीके से ट्रांसफर किया गया है। मिस्टर अशोक खेमका 50 बार इनका ट्रांसफर हुआ है इनके कैरियर में। मिस्टर कासनी, इनका ट्रांसफर 65 बार हुआ है। सोचिए, अगर इनकी जॉब 25 साल पे भी लग गई, मान लीजिए 25 साल पे ज्यादा ही पे लगी होगी, ट्रांसफर 60 साल पे, मतलब रिटायरमेंट 60 साल पे, तो 35 साल की सर्विस मान लो। 35 साल की सर्विस, मैं आपको बस एक एवरेज लेके बता रहा हूँ। 35 साल की सर्विस में मान लीजिए 50 बार तो खेमका का ट्रांसफर हो गया और 65 बार मिस्टर कासनी का ट्रांसफर हो गया, तो ये काम गड़बड़ है। और इस चीज के बारे में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन जितेंद्र सिंह साहब ने भी बोला है कि वो बहुत हेल्पलेस है कि इस प्रकार से इतनी जल्दी ट्रांसफर हो रहा है। 2016 में बोला था। ये हेल्पलेस क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि ये तो यूनियन मिनिस्टर है भाई, और मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन है, तो ये कैसे हेल्पलेस फील कर रहे हैं? ये हेल्पलेस इसलिए फील कर रहे हैं, रीजन बीइंग कि जो ट्रांसफर्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। जिस स्टेट में वो पर्टिकुलर ऑफिसर काम कर रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट ये ट्रांसफर्स करती है। फिर कुछ और पॉइंट आउट किया जाए, देखिए डीओपीटी ट्रांसफर गाइडलाइंस रिलीज करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर ट्रांसफर गाइडलाइंस इशू की है, बट कोई भी इन ट्रांसफर गाइडलाइंस को मानता नहीं है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ने। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने बोला है कि भाई जो भी ट्रांसफर गाइडलाइंस कोर्ट्स के द्वारा, डीओपीटी के द्वारा बताई गई हैं, उनको राज्य की सरकारें नहीं मानती हैं। फिफ्थ पे कमीशन ने भी रिकमेंड किया था कि भाई प्री मैच्योर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, हर पोस्ट के लिए एक मिनिमम टेन्योर होना चाहिए। होटा कमेटी ने भी बोला कि ये फ्रीक्वेंट ट्रांसफर सही नहीं है। क्या बोला जा रहा है? Absence of a fixed tenure of officials is one of the most important reasons for tardy implementation of government policies, for lack of accountability of officers, for waste of public money, because of inadequate supervision of programs under implementation, and for large scale corruption। क्या बोला जा रहा है कि भाई ऑफिशियल्स का फिक्स टेन्योर है नहीं, तो फिक्स टेन्योर ना होने की वजह से वो किसी स्कीम को इंप्लीमेंट कर पाए, इसके तो ना के बराबर चांसेस हैं। क्योंकि मान लो एक ऑफिसर किसी पोस्ट पाया, अब अगर उसको ऐसा लगता है कि वो 2 साल उस पोस्ट पे टिकेगा, तो भाई वो कोई प्रोग्राम का इंप्लीमेंटेशन सोचे भी, उसको पता ही नहीं है कि वो किस मोमेंट अपनी पोस्ट पर से उड़ जाएगा, तो वो क्या ही इंप्लीमेंट करेगा प्रोग्राम को। दूसरी बात, यहाँ पे एक और चीज होती है, ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो इन सिविल सर्वेंट्स को अपने हाथ की कठपुतली बना के रखना चाहते हैं। अगर ये सिविल सर्वेंट एक जगह पे एक मिनिमम टाइम पीरियड के लिए बैठ जाएंगे, तो वो अपने हिसाब से राज करेंगे और ऊपर के पॉलिटिशियंस की सुनेंगे नहीं। पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि ये सिविल सर्वेंट आंख बंद करके हमारी बात सुने, और नहीं सुनोगे तो उठा के तुमको बाहर फेंक देंगे, तुम्हारी जगह बहुत दूसरा आ जाएगा। तो पॉलिटिशियंस के इस एटीट्यूड के चलते ये सिविल सर्वेंट्स ज्यादा लंबा टिक नहीं पाते अपनी पोस्ट पे। एक और रीजन है, जब ये सिविल सर्वेंट किसी पोस्ट पे बैठते हैं, इन सिविल सर्वेंट्स को पहले ही पता होता है कि भाई किसी भी समय हमको उखाड़ के इस पोस्ट से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो उसमें से कुछ करप्ट सिविल सर्वेंट सोचते हैं कि भाई कुछ समय के लिए कुर्सी पे बैठे हो तो करप्शन करके पैसा कमा लो, कब इस कुर्सी पे उठ जाएंगे पता नहीं है। बॉस की चाटो, तो भाई पॉलिटिशियंस की मक्खन मारो ताकि हम इस पोस्ट पे बैठे रहें, आगे अच्छी पोस्टिंग मिल जाए। तो कुल मिला के ये सब चीजें बहुत होती हैं। फिर मान लीजिए कोई एक ऑफिसर है जो किसी एक पोस्ट पे अपॉइंट हुआ, उसने पॉलिटिशियंस की बहुत मानी, पॉलिटिशियंस के बिल्कुल ही तलवे चाटे, बाद में पॉलिटिशियंस उससे बहुत खुश हैं उस स्टेट के, तो खुश हैं तो आगे भी अच्छी पोस्टिंग दे देंगे किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पे बहुत कुछ होती रहती हैं। तो ये जो बोला जाता है बार बार राज्य की सरकारों के द्वारा और कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार के द्वारा कि हम ट्रांसफर करते इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक्चुअली में ट्रांसफर से एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं होता, बेकार हो जाता है, वीकन हो जाता है। और अगर आप ऑफन ट्रांसफर्स कर रहे हो तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव फेवरेटिज्म दिखा रहे हो, क्योंकि ट्रांसफर करके जो ऑफिसर आपको पसंद नहीं है उसको आप हटा रहे हो और नया अच्छा ऑफिसर जो कि आपको पसंद है उसको लेके आ रहे हो। तो इससे सिविल सर्वेंट्स के बीच में तो डिवीजन हो ही रहा है, एफिशिएंसी भी खराब हो ही रही है, सिविल सर्विसेज की न्यूट्रलिटी हर्ट हो रही है, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी और एनोनिमिटी का कंसेप्ट यहाँ पे टूट रहा है। तो भाई ये सब के लिए एक एफिशिएंट ट्रांसफर पॉलिसी का लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के लिए ऐसी कोई भी पॉलिसी इंडिया में नहीं है। ठीक है भाई, ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है।
नेक्स्ट आते हैं बीइंग पेट्रोलियम इंडिपेंडेंट। ये लास्ट आर्टिकल है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इट इज टाइम फॉर इंडिया टू अडॉप्ट स्ट्रिंजेंट फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स एंड अ जीरो एमिशंस व्हीकल प्रोग्राम। रिसेंटली मोदी साहब से पूछा गया कि भाई इतने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कुछ करिए, आप क्या कर रहे हैं। तो मोदी साहब ने बोला कि देखिए जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं ये हमारी वजह से नहीं बढ़ रहे हैं। अगर पहले की सरकारें कुछ बहुत अच्छा करा होता, उन्होंने क्या अच्छा करा होता, तो इंडिया की ऐसी टेक्नोलॉजी बेस सेटअप किया होता जिसमें इंडिया को एनर्जी को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। कौन सी एनर्जी को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। अब यहां पे मोदी जी पिछली सरकारों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तो अब यहां पे समझते हैं कि पिछली सरकारों में क्या क्या हुआ है। बात हो रही है यूपीए सेकेंड टेन्योर की। यूपीए सेकेंड टेन्योर कब से कब तक था, 2009 से लेकर 2014 तक। 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई। तो यूपीए सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के अंदर नए फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स लेके आए गए पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, ठीक है ना, ये अभी इफेक्ट में है, ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान भी सेकेंड टेन्योर ऑफ यूपीए में ही आया। दोनों वेल इंटेंडेड थे, लेकिन एम्बिशन में कहीं ना कहीं कम थे। अगर आप बात करो इंडिया की 2022 की फ्यूल एफिशिएंसी की, तो हमारी पैसेंजर्स कार की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड से अभी भी 20% कम है। अगर हम BS6 की भी बात करें तो कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि अगर ये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान और ये जो फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स डिवाइस किए गए थे यूपीए 2 के टेनोर में, ये थोड़े ज्यादा स्ट्रिंजेंट होते, थोड़े ज्यादा एम्बिशियस होते, तो अभी के समय पे इंडिया में जो फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स होते वो थोड़े और अच्छे होते। पहली बात तो ये बताई जा रही है। दूसरी बात, ये जो NEMMP था, इसने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस किया, ठीक है भाई। लेकिन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल्स को यहां पे सब्सिडाइज किया गया, प्रॉपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सब्सिडाइज नहीं किया गया। आप कुछ इस प्रकार से समझो कि भाई एक व्हीकल होता है जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलता है, दूसरा व्हीकल होता है जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पे ना चल के एक मिक्सचर पे चल रहा है। जैसे कि आपने गाड़ियों में सीएनजी लगवा दी, अभी सीएनजी प्लस पेट्रोल, तो पेट्रोल भी डलवा रहे हो, पेट्रोल नहीं है तो सीएनजी डलवा लिया, तो दोनों चलने लगे, तो ये क्या हो गया, माइल्ड हाइब्रिड हो गया। तो क्लीन एनर्जी के प्रति अगर आप जा रहे हो, हाइब्रिड क्लीन एनर्जी पे, तो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आओ। आज की डेट में जो टेस्ला कार है दैट इज इमेंसली पॉपुलर इन यूएसए, पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कार है, पावर में भी कोई कमी नहीं है, पेट्रोल वाली कारों को टक्कर देती। इस प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने की सब्सिडीज इंडिया में उस लेवल पर प्रोवाइड नहीं की गई। इसलिए आप देखोगे कि दुनिया भर के जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो दुनिया भर में, यूरोप में बात कर लीजिए, यूएस में बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स बना रहे हैं, बट इंडिया के मार्केट को वो लोग अभी एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ये लगता है कि इंडिया का मार्केट अभी भी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। तो ये तो यूपीए मोदी की रिजाइम की बात कर ली। मोदी जी के अंदर क्या हुआ करंट एनडीए गवर्नमेंट में, तो एनडीए गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने के। तो जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स है जो कि 60% डीजल को कंज्यूम करते हैं हमारे देश के अंदर, उनके ऊपर फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स लगाए गए हैं। पेट्रोल में बायो इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग होती है वो लगभग 8% तक कर दी गई है अंडर 2018 नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। सरकार बहुत सारे मल्टीपल फ्यूल पाथवेज डेवलप कर रही है जिससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में नेचुरल गैस को और इम्बाइब किया जाए, ताकि तेल की वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो कम हो। फिर अगर आप बात करो फेम स्कीम की, ये ट्रेडमार्क स्कीम है आपकी प्रेजेंट सरकार की, जिसको आप बोलते हो फास्टर अडॉप्शन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम। ये स्कीम ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस करती है। यहाँ पे सरकारें बहुत सारे एडिशनल फिजिकल और नॉन फिजिकल इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती हैं ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ट्रांजिशन किया जा सके। तो कुल मिला के ये जो सरकारों ने स्टेप लिए, जो प्रेजेंट आपकी बीजेपी की सरकार है, ये जो स्टेप्स है, दीज आर स्टेप्स समवेयर इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन अभी भी सरकार बहुत कुछ कर सकती है। एक जो चीज सरकार कर सकती है वो ये है कि एक जीरो एमिशंस व्हीकल प्रोग्राम प्रमोट किया जाए। जीरो एमिशंस व्हीकल प्रोग्राम क्या बोलता है, यानी कि सरकार जितने भी ऑटोमोबाइल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर एक कंडीशन डाल दे कि आपको एक फिक्स्ड कोटा ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो प्रोड्यूस करना ही है। तो मान लीजिए मारुति सुजुकी अगर एक साल में 1000 कारें बना रही हैं, तो मारुति सुजुकी के ऊपर आप कुछ इस प्रकार की कंडीशन डाल दो कि 10 से 15% कारें आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी। और इस प्रकार की कंडीशंस चाइना, यूएस के कुछ स्टेट्स, ब्रिटिश कोलंबिया नाम की जो प्रोविंस है कनाडा, साउथ कोरिया में ऑलरेडी लगाई गई है। यहाँ पे जो भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स उनसे बोला जाता है कि आप टोटल जो आपका प्रोडक्शन कोटा है उसमें से इतना कोटा तो कम से कम आपका इलेक्ट्रिक का होना चाहिए। तो इस प्रकार का कोटा अगर आप इंडिया में लगाते हो तो कहीं ना कहीं इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए इलेक्ट्रिक कार बनाना जरूरी हो जाएगा। और जब इनके लिए इलेक्ट्रिक कार बनाना जरूर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये उस चीज में इन्वेस्ट करेंगे।
पहली चीज। फिर अगर आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करो तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इनिशिएटिव जो है इंडिया में वो बहुत लिमिटेड है। तो 2 और 3 व्हीलर स्पेस में ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आ रहा है, और खासकर 3 व्हीलर्स में। तो 3 व्हीलर्स में जो ऑटो रिक्शा टाइप के चलते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम इंडिया में आ रहा है, बहुत लिमिटेड प्रकार से आ रहा है। पैसेंजर कार्स में हमको अभी भी इलेक्ट्रिक कार्स उस लेवल पे देखने को नहीं मिल रही हैं। तो अगर आप ये ZEV प्रोग्राम, जीरो एमिशंस व्हीकल प्रोग्राम अगर लेके आते हो, तो मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर एक बंदिश आ जाएगी कि भाई आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सारे मार्केट सेगमेंट में प्रोड्यूस करने ही करने हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको प्रोड्यूस करने ही पड़ेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार को एक और काम करना चाहिए कि फ्यूल एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यू पैसेंजर कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स, नए पैसेंजर कार्स कमर्शियल व्हीकल्स के लिए फ्यूल एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स, और टू व्हीलर्स के लिए खासकर। टू व्हीलर्स हमारे देश का 2/3 पेट्रोल कंज्यूम करते हैं। टू व्हीलर्स के लिए फ्यूल एफिशिएंट स्टैंडर्ड्स को उतना स्ट्रिक्ट नहीं किया गया, BS6 नॉर्म्स लेके आए गए, बट और फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट करने जरूरी है। एक एनालिसिस की गई है ICCT के द्वारा, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, और ये एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अनूप बांदीवादेकर जी, जो कि इस आर्टिकल को लिख रहे हैं, ये पैसेंजर व्हीकल प्रोग्राम में काम करते हैं, डायरेक्टर हैं ICCT में। तो ऑब्वियस सी बात है, ICCT के एनालिसिस के बारे में तो इनको प्रॉपर तरीके से पता ही होगा। तो ICCT की एनालिसिस क्या बोलती है कि भाई अगर 50% रिडक्शन रख दिया जाए फ्यूल कंजम्पशन में फॉर न्यू टू व्हीलर्स बाय 2030, यानी अभी के जो टू व्हीलर्स हैं जितना भी फ्यूल कंजम्पशन कर रहे हैं, अगर इन टू व्हीलर्स के मैन्युफैक्चरर पे कंडीशन इंपोज कर दी जाए कि भाई 2030 तक आपको ऐसे टू व्हीलर्स बनाने हैं जो 50% कम फ्यूल कंज्यूम करें, तो ऐसे केसेस में इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के सामने एक ऑप्शन ही नहीं बचेगा, ये लोग इंटरनल कंबशन इंजन की एफिशिएंसी के लिए काम करेंगे ही करेंगे, उसमें इंप्रूवमेंट और इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे, और ये बात को इंश्योर करेंगे कि 60% ऑफ ऑल न्यू टू व्हीलर सोल्ड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ड्रिवन। ठीक है भाई। तो ये सब बातें यहां पे बोली जा रही हैं कि अगर आप फ्यूल एमिशन नॉर्म्स को स्ट्रांग करते हो, कहीं ना कहीं कंडीशंस इंपोज करते हो, तो ये जो इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर की, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को इवॉल्व करेगी। हालांकि सरकार इस इंडस्ट्री को अनड्यू प्रेशर नहीं डाल रही है, क्योंकि ऑलरेडी हम चाइना और बाहर के देशों के साथ कंपीट कर रहे हैं, जापान जैसे देशों के साथ, तो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लीवे देना जरूरी, जो कि सरकार दे भी रही है। बट कहीं ना कहीं पैसेंजर व्हीकल में और हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल में कहीं ना कहीं हमको इस प्रकार के फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स को लाना जरूरी है। उसके बाद अगर आप बात करो तो adopting stringent fuel efficiency standards and a zero emission vehicle program by 2024 can result in India's petroleum demand peaking by 2030। अगर 2024 तक हम लोग stringent fuel efficiency standards को implement कर पाए और zero emissions vehicle program को 2024 तक ला पाए, तो कहीं ना कहीं 2030 तक इंडिया का जो पेट्रोलियम कंजम्पशन है वो पीक हो जाएगा, और उसके बाद इंडिया का पेट्रोलियम कंजम्पशन नीचे जाना शुरू होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारी इकोनॉमिक और व्हीक्यूलर एक्टिविटी आने से वाले 10 से 20 या 30 सालों में बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है भाई, फ्यूल एफिशिएंट ICE व्हीकल्स यहाँ पे एक सॉल्यूशन बताया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे एक सॉल्यूशन बताया जा रहा है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लोग तब स्विच ऑन करेंगे जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भाई कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स से सस्ते पड़ने लगे। इलेक्ट्रिसिटी की अगर आप बात करो तो इलेक्ट्रिसिटी तो धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल से सस्ती हो भी रही है, और अगर सोलर पावर और न्यूक्लियर पावर वाली इलेक्ट्रिसिटी है तो और अच्छी बात है भाई, वो तो रेन्यूएबल सोर्सेज से बनी है, तो वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी नहीं कर रही है। बट इसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, जो कि अभी के सीन में आ नहीं रहे। फिर बात करते हैं फेम स्कीम की। ये जो फेम स्कीम है ये फोकस करती है टू व्हीलर्स पे, थ्री व्हीलर्स पे, टैक्सीज पे, बसेस पे। इस फेम स्कीम को पैसेंजर कार्स तक पहुंचाना जरूरी है, कॉमर्शियल व्हीकल्स तक पहुंचाना जरूरी है, और एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स तक भी पहुंचाना जरूरी है। तो ये जो फेम स्कीम है, जो टू व्हीकल्स, थ्री व्हीलर व्हीकल्स, टैक्सीज, बसेस तक है, इसको पैसेंजर कार, कॉमर्शियल व्हीकल्स और एग्रीकल्चरल टैक्सीज तक पहुंचाना भी जरूरी है। अलग अलग प्रकार के फिजिकल इंसेंटिव शुरू में देने पड़े तो दीजिए, इन्वेस्टमेंट करिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में ताकि इलेक्ट्रिसिटी से इनको चार्ज किया जा सके। GST रेट आप पैसेंजर व्हीकल की कुछ इस हिसाब से रखिए कि जितना उस पैसेंजर व्हीकल का फ्यूल एफिशिएंसी लेवल होगा उस हिसाब से उसका GST होगा। तो अगर उसका फ्यूल एफिशिएंसी लेवल कम है, ये डीजल कार है और बहुत ज्यादा तेल फूंकती है और बहुत ज्यादा धुआं निकालती है, तो GST ज्यादा पड़े। कम धुआं निकलती है तो GST ज्यादा पड़े। तो अगर GST टैक्स वाला एलिमेंट आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली लोग वो फ्यूल एफिशिएंसी वाली कार खरीदने लगेंगे, क्योंकि सीधे सीधे टैक्स का इंपैक्ट आ रहा है। और इससे सरकार पैसा भी बचा सकती है, लॉन्ग टर्म में इन्वायरमेंटल को सस्टेनेबल भी कर सकती है, और
एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से कर सकती है। कहीं ना कहीं इस चीज की तरफ लोग भी रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि लोगों को भी पता है कि भाई पॉल्यूशन के हालात देश में ज्यादा अच्छे नहीं है। तो ये कुछ बातें बताई गई जो कि मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, बार बार करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करेंगे। जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतनी मुझे व्यूज़ मिलेंगे, उतनी मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।